आज आप लोग इस क्लास के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का तीसरा रूल पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव, ये रूल पढ़ने चल रहे हैं हु से रिलेटेड। और श्रृंखला देखी जाए ये इंट्रोगेटिव का तीसरा क्रम है, यानी तीसरा रूल पढ़ने चल रहे हैं, रूल नंबर 3 पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 3 होता क्या है, सबसे पहले हम रूल बता देते हैं। सबसे पहले इसमें हु का प्रयोग करेंगे। हु मतलब कौन होता है, कौन या किसने अगर वाक्य में आया है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु। तो हु, इसके बाद हु के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसमें डिड नहीं लगाया जाता, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लाएंगे अगर दिया गया होगा। कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर शब्दों को लिखेंगे, इसके बाद इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हु को देखें तो इसकी हिंदी होती है, इसको बोलते हैं कौन, इसको कौन कहा जाता है हिंदी में, या किसने बोलते हैं, कौन या किसने, ठीक है। और वर्ब मतलब क्रिया होता है, आपको पता ही है, वर्ब मीन्स क्रिया। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट मीन पूरक होता है, और अदर को हिंदी में अन्य के नाम से जानते हैं। ये है आपका रूल। अब बाकी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहचानना पहले ही सीखे हैं। जैसे हम आपसे कहें, एक उदाहरण लें जिसमें कौन आ जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड भी आए। जैसे हम कहें उसे मेरी कलम किसने दी, उसे मेरी कलम किसने दी, किसने दी। अब इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, किसने दी। दी लास्ट में क्या मिला, ई मिला, लास्ट में ई मिला। आपको पहचानने के लिए हम क्या बताए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि या तो ता था, ती थी, ते थे मिले उस लास्ट में अंतिम वर्ब के साथ, या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, या लेक्सिकल वर्ब के साथ ता था, ती थी मिले। या दूसरी बात बताया गया था, अगर ये भी न मिले तो वाक्य के अंत में आ, ई, ए जैसा भाव उस क्रिया के साथ दिखे तो उसको हम इंट्रोगेटिव, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्न किया जा रहा था, इंट्रोगेटिव है। तो इसके पहले भी आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के 2 रूल में विस्तृत इसका अवलोकन देखा था, चर्चा सुनी थी। अब यहाँ दी दिया गया है, एक एक वर्ड को पहचान लेते हैं। सबसे पहले भी हम बताए थे, बार बार बता रहे हैं, पहले क्या पहचानना है, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसी क्रम में हम शब्दों को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या दिया गया, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। सब्जेक्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट हो सकता है मान लें कि उसे को सब्जेक्ट बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसे सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। सब्जेक्ट वो होगा जो किसी कार्य को अंजाम दे रहा है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसमें कार्य को अंजाम कौन दे रहा, कार्य को कर कौन रहा है, कार्य को जो कर रहा है वो तो दिया ही नहीं गया है। हम आपसे पूछे आपको किसने गाली दिया, तो आप बताएंगे उस व्यक्ति का नाम, इसने गाली दिया। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, आप मेरा नाम बताएं, किसी और का नाम बताएंगे, जिसका नाम बताएंगे इसका मतलब पढ़ाने वाला वही हो गया। तो इसमें कर्ता दिया ही नहीं गया है, स्पष्ट रूप से नहीं है। इसमें कर्ता देखा जाए तो किसने जो शब्द दिया गया है इसी में छिपा हुआ है। ये जो किसने दिया गया है इसी में कर्ता छिपा हुआ है, यानी ये दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक तो इंट्रोगेटिव की भूमिका निभा रहा और एक सब्जेक्ट की भूमिका ये शब्द निभा रहा है। इसमें दोनों चीजें दी गई है, क्लियर है। इसमें सब्जेक्ट भी छिपा हुआ है, इसके माध्यम से हमको चूंकि सब्जेक्ट मिलने वाला है, और दूसरी बात इसी में इंट्रोगेटिव वर्ड भी दिया गया। इस प्रश्न पूछा जा रहा, किसने दी देखा जाए तो ये वर्ब हो गया, ये वर्ब, इसी को हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, लेक्सिकल वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे, शॉर्टकट में वर्ब कह दिया जाएगा। अब पहले भी आप लोग सीख चुके हैं कि अगर वाक्य में
वर्ब मिल जाए तो हम ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचेंगे। ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का तरीका होता है कि जो वर्ब दिया होता है उसी में हम दो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या और दूसरा प्रश्न किसे। इंग्लिश में करना चाहते हैं तो व्हाट लगा देंगे, व्हाट और होम लगाकर प्रश्न कर लेते हैं। तो दी, पहला प्रश्न करेंगे क्या दी, मिला मेरी कलम दी, आंसर मिला मेरी कलम, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा प्रश्न करिए किसे दी, आंसर मिला उसे दी, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। कर्म क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। अब इसमें देखिए क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, यानी जो उत्तर के रूप में शब्द मिला इसका मतलब क्रिया का प्रभाव उसी पर पड़ा माना जाएगा। अब सामने रूल दिया गया है, रूल को ध्यान में रखते हुए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम भी यहाँ लिख दे रहे हैं हु। इसके बाद रूल क्या बताया गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, देना। देना का इंग्लिश गिव होता है, इसका सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगा, GAVE, हु गेव हो गया। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ दो दिया गया है, पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट को, इसके बाद नॉन लिविंग को। इसके पहले भी क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो उसे, हु गेव हिम, उसे की इंग्लिश होता है हिम, ये लिविंग वाला ऑब्जेक्ट हो गया। मेरी कलम, मेरी कलम की इंग्लिश होगा माई पेन, माई पेन मतलब मेरी कलम, दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। हु गेव हिम माई पेन, उसे मेरी कलम किसने दी, हु गेव हिम माई पेन, उसे मेरी कलम किसने दी। अगर इसके बाद होता कि कोई कॉम्प्लीमेंट होता, कोई अदर शब्द होता, जैसे आज, उसे मेरी कलम आज किसने दी, आज भी दिया गया होता टुडे लगा देते, ये अन्य शब्द में आ जाता। लेकिन यहीं तक दिया गया है तो इसी पर वाक्य रोकेंगे। और एक बात आपको बता दें, अगर किसी भी वाक्य में वर्ब के साथ दोहरा ऑब्जेक्ट दिया होता, दो ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो पहले हम सजीव ऑब्जेक्ट को रखते हैं यानी लिविंग वाले को रखते हैं, इसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर नॉन लिविंग को हम पहले रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। नॉन लिविंग अगर रखेंगे पहले तो नॉन लिविंग आएगा, इसके साथ साथ टू लगाएंगे तब लिविंग का प्रयोग करेंगे। यानी इस रूल का हम फॉलो करेंगे, नॉन लिविंग पहले, इसके बाद टू, फिर जाकर के लिविंग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये शर्त तब लागू होगी जब दो ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो हु गेव हिम दे दिया गया माई पेन। अब हम इसको नॉन लिविंग वाले को पहले रखकर दिखाते हैं। हु हो गया, हो जाएगा, गेव होगा, हु गेव, माई पेन का प्रयोग करेंगे पहले, माई पेन, फिर टू लगाएंगे, फिर हिम को लास्ट में ले चलकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये भी सेंटेंस अपने में सही हो जाएगा, ये भी सेंटेंस सही हो गया। अब देखिए हु गेव हिम माई पेन, ये भी सही हो गया। अब इसमें देखिए हु इंट्रोगेटिव वर्ड आया, हु इंट्रोगेटिव वर्ड, इसके साथ साथ गेव वर्ब हो गया, माई पेन ऑब्जेक्ट हुआ और टू हिम ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। स्पॉटिंग एरर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीजीएल में, यानी एसएससी के एग्जाम जब देने जाते हैं, सीपीओ के एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे ही इसमें दे दिया जाता है प्रश्न। आपसे पूछा जाता है किस पार्ट में त्रुटि है, स्पॉटिंग एरर है। अगर हम इसी टू को हटा दें तो इसमें त्रुटि आ जाएगी। जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसका भी एक अवलोकन देख लीजिए। कंपटीशन में आपको कैसे फंसाया जाएगा, हमने टू को हटा दिया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसको आइडेंटिफाई करिए। अब इसमें हम चार विकल्प बना दे रहे हैं। एक तो दे दिए हु, दूसरा दे दिए गेव माई पेन, गेव माई पेन, और तीसरा ऑप्शन दे दिए हिम, यहाँ पर हिम कर दिया गया। चौथा ऑप्शन दे दिए नो एरर, नो एरर मतलब कोई त्रुटि नहीं। अब आपको बताना है, इसमें हमने विकल्प डाल दिया। चलिए इसको यहाँ तक ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सुविधा के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये, हाँ। अब देखिए हु गेव हो गया, माई पेन इधर कर दिए, माई पेन इसको एक में कर दे रहे हैं माई पेन। अब यहाँ दे दिए नो एरर। अब इसको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी हमने कर दिया ऑप्शन नंबर सी, यहाँ कर दिया ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये सी हुआ, ये डी हुआ। अब आपसे एक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, कंपटीशन की परीक्षा में, सीजीएल दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं, या आईएएस मेंस दे रहे हैं, या फिर सीसेट के परीक्षा में बैठे हैं, किसी बैंकिंग एग्जाम को दे रहे हैं, इसी तरीके से स्पॉटिंग एरर पूछी जाती है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट स्पॉटिंग एरर इन गिवन सेंटेंस, ऑप्शन ए, बी, सी। इफ देयर आर नो एरर देन योर आंसर विल बी डी। ऐसे दे दिया जाएगा, यदि इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, नो एरर, कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं। अब दे दिया गया, आप देखेंगे हु दिया गया, गेव मिल गया, हु मिला, वर्ब का सेकंड फॉर्म मिला, ऑब्जेक्ट दो दिया गया है। हम आपको बताएं कि अगर लिविंग ऑब्जेक्ट बॉर्डर पर जाएगा तो इसके साथ टू लगाएंगे, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं किया गया है हिम से पहले, इसका मतलब गलती किस में है, सी में गलती है। और यहीं पर अगर हम पहले से टू लगा दिए, यहाँ मान लीजिए टू लगा दिए, अब किस में, अब आपका विकल्प क्या हो जाएगा, अब आपका विकल्प ये होगा कि हाँ, अब आइए देखते हैं अब आपका विकल्प क्या होगा। अब आपका विकल्प जाएगा डी पर, यानी इस पर टिक करेंगे, नो एरर, कोई त्रुटि नहीं। इस तरह से सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे परीक्षा में। टेंस केवल आपको ट्रांसलेशन के पर्पज से ही नहीं पढ़ना है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आप अपने आप को निखारेंगे, कैसे स्पॉटिंग एरर पकड़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, कैसे क्लोज पैसेज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, इसकी भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। इसके बिना आपका सेंटेंस सही नहीं होगा, ग्रामेटिकली एरर होगा। ऐसे भी बारीकियों पर आपको पैनी नज़र रखनी है। आज इतना ही, इसके बाद हम आपको अगला रूल बताएंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, जिसमें होगा कि अगर वाक्य में कहीं आ जाता है कि कितना या कितने, यानी हाउ मच, हाउ मेनी, इससे संबंधित रूल का जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। इसी तरीके से आप लोग लगातार बने रहिए, देखते रहिए, और जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। पसंद आती है क्लासेस तो लाइक ज़रूर करिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।